बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस क्लास में पार्लियामेंट और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा था। आज हम पार्लियामेंट को वापस लेंगे, उसकी जो है पावर के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पर क्या लिमिटेशन है उसके बारे में हम आज देखेंगे। कल मैंने बात की थी कि पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 79 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 79 के अंदर कहा गया है कि यूनियन के लिए हमारे जो है सेंट्रल लेवल पर केंद्र में जो है क्या होगी, एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदन, दो हाउसेस से मिलकर बनी हुई होगी। एक का नाम होगा लोकसभा और दूसरे का नाम होगा राज्यसभा। यह आर्टिकल 79 के अंदर मेंशन है कि संघ के लिए एक संसद होगी, पार्लियामेंट होगी। पार्लियामेंट दो पार्ट से मिलकर बनी हुई होगी, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, इनसे मिलकर बनी हुई होगी। आप सभी को पता है कि भारत में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए राष्ट्रपति को भी एक पार्लियामेंट का पार्ट बनाया गया है। ओके, क्योंकि भारत में जो है वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में मिलजुल कर जो है काम करती है, उनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है और उस कोऑर्डिनेशन के लिए राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। ओके, अब भारत में जो है वह संसदीय प्रभुता को भी स्वीकार किया गया है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट कंसेप्ट को स्वीकार किया गया है। इस संबंध में ये संसद की जो प्रभुता है, सुपरमेसी है, ये कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के अंदर संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ब्रिटेन में जो सारी पावर है वो किसके पास है? वहाँ की पार्लियामेंट, जिसको हम पार्लियामेंट है, उसको जो है सारी पावर मिली हुई है। इसलिए डी लोमे एक फेमस राइटर है, डी लोमे ने कहा है कि ब्रिटिश संसद जो है वह सब कुछ कर सकती है, कोई भी काम ब्रिटिश संसद कर सकती है। वह केवल एक वुमेन को जो है वो मैन नहीं बना सकती और एक मैन को वुमेन नहीं बना सकती। कहने का मतलब ये है कि वह स्त्री व पुरुष, स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। बाकी सारा काम ब्रिटेन की पार्लियामेंट कर सकती है। तो भारत के अंदर जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है उसका कंसेप्ट जो है वो ब्रिटेन से दिया गया है। लेकिन जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब संविधान निर्माताओं के सामने ये क्वेश्चन था कि संसद की प्रभुता को स्वीकार किया जाए या अमेरिका की जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो वहाँ पर जुडिशरी को सुपरमेसी प्रदान की गई है उसको स्वीकार किया जाए। तो भारत ने इसके बीच का मार्ग अपनाया। ब्रिटेन के अंदर अगर संसद कोई कानून बनाती है, पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, तो उसको जुडिशरी भी, वहाँ की जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वह भी उन कानूनों को डिसमिस नहीं कर सकती है, खारिज नहीं कर सकती है। ओके, यानी कि पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया उसको किसी भी अथॉरिटी को उसको जो है वह डिसमिस करने का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका का संविधान जो है वह क्या है? लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। सबसे कठोर संविधान जो है वह अमेरिका का है। इसलिए वहाँ की पार्लियामेंट, अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट को कहा जाता है कांग्रेस। कांग्रेस जो है वह कहा जाता है अमेरिका की पार्लियामेंट को। तो वहाँ की कांग्रेस यानी कि जो पार्लियामेंट है उसको बहुत सारी पावर नहीं दी गई है, उनको लिमिटेड पावर जो है वह दी गई है। क्योंकि अमेरिका का संविधान क्या है? लिखित है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए सारी पावर जो है वो कांग्रेस के पास नहीं है। अगर कांग्रेस किसी बिल को या किसी विधेयक को, किसी लॉ को जो है वो बनाती है तो उसको जुडिशरी जो है वह संविधान के अनुरूप नहीं होने पर, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होने पर उसको डिसमिस कर सकती है। तो वहाँ पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता है यूएसए के अंदर, जबकि ब्रिटेन के अंदर संसद की सर्वोच्चता है। सुपरमेसी किसकी है? संसद की है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसके बीच के मार्ग को अपनाया, यानी कि संसद की प्रभुता, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट के कंसेप्ट को भी स्वीकार किया और जुडिशरी में जुडिशियल रिव्यू
किया है। यानी कि न तो संसद को बहुत सारी जो है वो पावर दी है और न ही जुडिशरी के पास जो है वो इतनी सारी पावर है। यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को स्वीकार किया गया है। ठीक है, भारत के अंदर संसद को पावर मिली हुई है लेकिन उनकी शक्तियों पर जो है वो लिमिटेशन है। उसी टाइप से जो आपकी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसमें जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ अभी, कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो जुडिशरी उसको जो है वो डिसमिस कर सकती है, उसको जो है वो वॉइड घोषित कर सकती है। इसलिए भारत में जो है वो इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाया गया है। संसदीय प्रभुता और जुडिशियल रिव्यू के जो है बीच के मार्गों को, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच के मार्गों को भारत के अंदर अपनाया गया है। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट की पार्लियामेंट की शक्तियाँ जो है वह कैसे लिमिटेड की गई है। फर्स्ट हम देखेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिग्रेड भी है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हम सबको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित है, और रिग्रेड कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 245 पार्ट 1 के अंदर 245 के पार्ट 1 के अंदर मेंशन है कि संसद जो है वह संविधान के अकॉर्डिंग कानूनों का निर्माण करेगी। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तब उसमें अमेंडमेंट प्रोसेस भी डाला है, यानी कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया को भी अपनाया गया है कि टाइम के अकॉर्डिंग, बदलती परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में चेंजेस भी किए जा सकते हैं। और संविधान में जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट प्रोसेस होता है, वो दिया गया है आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है। यहाँ तक बच्चों क्लियर? तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिग्रेड है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इतना भी जो है रिग्रेड यानी कि कठोर नहीं है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। भारत के अंदर संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों सदनों से किसी प्रस्ताव को जो है वो पारित करवाया जाता है और उसके लिए दो तिहाई जो है वह सदस्यों की यानी कि मेंबर के द्वारा उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, लोकसभा के अंदर भी एंड राज्यसभा के अंदर भी। ठीक है, फिर बात करें प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बात की है कि इंडिया के अंदर जो है वह संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया गया है, सुपरमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ओके, फिर हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम। इंडिया के अंदर आप सभी को पता है कि संघात्मक व्यवस्था को बनाया गया है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार के विषय अलग है, सब्जेक्ट अलग है, उस पर केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट कानून बनाती है और राज्य सरकार के सब्जेक्ट अलग है जिसमें राज्य सरकार जो है लॉ बनाती है। यानी कि संसद जो है, संसद की पावर लिमिटेड कर दी गई है कि वह राज्य सूची में इंटरफेयर नहीं कर सकती, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो संसद की जो है वह लॉ बनाने की पावर को भी लिमिटेड किया गया है। सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट है उसमें लॉ बनाने का राइट्स पार्लियामेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो लॉ बनाने का राइट्स जो है वो लेजिस्लेटिव जो है वो काउंसिल को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान में दो केस ऐसे हुए हैं, केशवानंद भारती वर्सेस पंजाब राज्य और मिनर्वा मिल्स का ये
केस हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि ये दोनों केस जो है वह जो संविधान के जो मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट और संविधान के किसी भी भाग में चेंजेस किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन हम संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं या उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हो सकता है, आपका जो है वह जुडिशियल रिव्यू मतलब फंडामेंटल राइट में चेंजेस हो सकता है, और संविधान के किसी भी भाग में जो है चेंजेस हो सकता है, संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं हो सकता है। और भारत में जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को स्वीकार किया गया है, जिसमें केशवानंद वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के द्वारा बनाई हुई विधियों को वॉइड घोषित किया है। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई विधियों को अवैध घोषित किया है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। केशव और मिनरवा मिल्स ये आप डाटा ना पंजाब राज्य की है। केशव एंड भारती वर्सेस भारत संघ का मामला हुआ था। ठीक है। इसमें ये डिसीजन दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें चेंजेस नहीं होगा, बाकी आप चेंजेस कर सकते हो। ओके। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो लोगों के जो है वो प्रतिकूल यानी कि जो अपने भारत के लोग हैं उनके जो है वो अनुकूल ही कानूनों का निर्माण करेगा, उनके फेवर में लॉ का निर्माण करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी वह इज्जत करेगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी मान्यता जो है भारतीय संसद के द्वारा दी जाएगी। भारतीय संसद जो है कोई भी कानून बनाएगी तो उस पर पीएम का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों का जो है कंट्रोल रहेगा। ये तो हुई बच्चों पार्लियामेंट की लिमिटेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्लियामेंट की क्या पावर है। यहाँ तक कोई डाउट? प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मैसेज करना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू। पार्लियामेंट की पावर के बारे में सबसे पहले हम लेंगे उसकी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां यानी कि लेजिस्लेचर से रिलेटेड उसकी क्या पावर है। भारत के पार्लियामेंट को यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। तो केंद्र सरकार में पार्लियामेंट किन विषयों पर कानून बना सकती है, वो सारे विषय जो है वो संघ सूची के अंदर रखे गए हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर जो है वह रखे गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह अभी प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट पर जो है वो कानून बना सकती है। ठीक है। उसी टाइप से जो है वह राज्य स्टेट लिस्ट के अंदर जो है वह राज्य की विधानसभा को विधानमंडल को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बना सकती है। और राज्य सूची के अंदर अभी जो है वह रिसेंटली जो है कितने सब्जेक्ट है 61। ओके। और 52 जो है वह कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट है जिसमें जो है वह संघ और राज्य दोनों को जो है वो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसको बोलते हैं हम समवर्ती सूची। वापस एक बार देखिए, भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सब्जेक्ट का बंटवारा किया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को राइट है कि वह कानूनों का निर्माण कर सकता है, और राज्य सूची में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है, उनको राइट्स दिया गया है कि वह कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार दिया गया है कि वह कानूनों का निर्माण कर सकता है। जैसे संघ सूची है उसमें मेन आपके सब्जेक्ट आते हैं, जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड है, परमाणु बम से रिलेटेड है, जो भी आपके हवाई मार्ग है उन पर जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है कि वह कानून बना सकता है। करेंसी है, ठीक है, उनके संबंध में जो है पॉपुलेशन है, उनके संबंध में जो है वह कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है।
पुलिस है, आपकी जो स्वच्छता है, सफाई है, अस्पताल है, इनसे रिलेटेड जो है वह सब्जेक्ट पर कानून बनाने का राइट्स जो है वह आपके स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे कि आपका वन आता है ना, फॉरेस्ट आता है, आपका परिवार नियोजन आता है, वो सारे सब्जेक्ट पर जो है वह संघ और राज्य, केंद्र और राज्य जो है वो दोनों मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर के अंदर जो है वह सब्जेक्ट का बंटवारा किया गया है। संघ सूची पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दिया गया है। इसके अलावा संसद को ये भी राइट्स है कि वह इमरजेंसी के टाइम जब आपातकाल हो तब उसको जो है वह राज्यों के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। या दो से अधिक राज्य की जब विधानमंडल सिफारिश करेगी, ये सब्जेक्ट जो है वह राष्ट्रीय महत्व के हैं और इस पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाना चाहिए, तब उस केस में जो है वह पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है। फाइनेंशियल पावर, संसद को जो है वो फाइनेंशियल पावर भी प्राप्त है। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, भारत की संचित निधि पर अधिकार जो है वह केवल पार्लियामेंट का ही होता है। पार्लियामेंट के बिना कोई भी जो है वह वहाँ से फाइनेंस यानी कि जो है वह फंड जो है वह नहीं उठा सकता है। और भारत के संविधान के अंदर ये मेंशन है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है और न ही किसी कर को एकत्रित किया जा सकता है। न तो टैक्स लगाया जाएगा बिना लॉ के और न जो है उनको कलेक्ट किया जाएगा। इस संबंध में जो है वो पार्लियामेंट लोक लेखा समिति की नियुक्ति भी करती है। एक ऑडिटर कमेटी की नियुक्ति भी जो है संसद के द्वारा की जाती है। तो संसद का जो है वो पूरा फाइनेंस पर भी कंट्रोल रहता है ना। वित्त से संबंधित जो फंड है उन पर जो है संसद का कंट्रोल रहता है। तो भारत की संचित निधि पर कंट्रोल किसका होता है? संसद का। उसके अलावा है एग्जीक्यूटिव पावर, संसद को जो है वह एग्जीक्यूटिव पावर भी मिली है। संसद के सदस्य जो होते हैं, संसद के जो सदस्य है यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और लोकसभा में तब तक भी रहते हैं जब तक कि उनको विश्वास मत प्राप्त है, यानी कि उनकी पूरी मेजोरिटी है उस दल को, तब तक वो लोकसभा में रह सकते हैं। संसद के सदस्य जो होते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। जैसे अपोजिट जो दल होता है, जैसे कांग्रेस है, वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं, है ना। अनबिलीवेबल ट्रस्ट वो ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि उनकी नीतियों का विरोध करना, निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है और काम रोको प्रस्ताव भी जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है। अब काम रोको प्रस्ताव होता क्या है? इसके अंदर पार्लियामेंट के सदन, जब सदन की कार्रवाई चल रही है तब उनमें से कोई भी सदस्य जो है वह खड़ा होकर उस कार्यवाही को जो है वह रोक सकता है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान एकत्रित कर सकता है ना। ध्यान जो है वह सबका ला सकता है। तो संसद के सदस्यों के द्वारा काम रोको प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है जिसमें सरकार की नीतियों का विरोध हो, और अपोजिट पार्टी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ठीक है, अब स्टेट रिलेटेड पावर भी पार्लियामेंट को मिली हुई है। पार्लियामेंट जो है वह राज्यों की सहमति के बिना राज्यों का नाम चेंज कर सकती है। उनकी सीमाओं का जो निर्धारण है, उनकी बाउंड्री को बढ़ाना घटाना, ये सब राज्यों के लिए पार्लियामेंट जो है वह कर सकती है। इसके अलावा जो है वह नए स्टेट का निर्माण करना, ये भी काम जो है वह पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। पार्लियामेंट के सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस में भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ जो है वह पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल, ये दोनों जो है वह अमेंडमेंट प्रोसेस में भाग लेते हैं। कोई भी बिल वगैरह है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। केवल मनी बिल जो होता है वो केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। उसके बाद में निर्वाचन प्रक्रिया में भी संसद के सदस्य भाग लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक इलेक्शन कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें पार्लियामेंट के दोनों सदन के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। ओके, इसमें आर्टिकल जो है वह 54 में कहा गया है कि संसद के सदस्य जो है वह
निर्वाचन प्रक्रिया में भी भाग लेंगे। इसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन। ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो है वह चीफ जस्टिस के खिलाफ लाया जाता है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में भी पार्लियामेंट के मेंबर भाग लेते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है और बहुमत मिलने पर एक सदन से पास होकर दूसरे सदन पर जाएगा। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस भी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही लाया जाता है। यहाँ तक बच्चों क्लियर? थैंक यू।